Yes. Chalo, good evening all of you. Let us start the lecture on wave optics. तो wave optics के अंदर हमने last time interference के बारे में देखा था, right? Conditions for the interference, constructive interference, and as well as the conditions for destructive interference as well. तो ये हमने last time देखा था. तो अभी आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किस तरह से परफॉर्म किया जाता है और उसके अंदर क्या क्या किया जाता है. तो देखो ठीक से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसको शॉर्ट में मोस्ट प्रोबेबली YDSE भी बोला जाता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, रिमेंबर. सो इसके अंदर क्या किया गया, देखो कि दो सोर्सेस, if suppose there are two sources of light are just formed here, suppose they are A and B respectively, and suppose there is a screen in front of these two sources here somewhere, okay. तो यहाँ पे स्क्रीन है, okay, और इन दोनों सोर्सेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है तो उसको हम बोलते हैं D, okay. Small d is the distance between the two sources, remember. And the waves produced from both of these two sources are allowed to interfere with each other on this screen placed in front of these two sources, okay. तो ये जो स्क्रीन यहाँ पे रखा हुआ है, तो इस स्क्रीन पे जाके वेव्स इंटरफेयर करते हैं, याद रखो ठीक से. ये सपोज स्क्रीन है यहाँ पे, and the waves will interfere on the screen here. So अगर सपोज हम इस डायग्राम का थोड़ा ज्योमेट्री अगर देखेंगे, ज्योमेट्री, तो पता चलता है कि ये दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर मान लो d है, तो इसका मिड पॉइंट जो है, मिड पॉइंट, ये समझो यहाँ पे मिड पॉइंट है, तो इस मिड पॉइंट के बिल्कुल सीधा सामने जो पॉइंट होगा स्क्रीन पे, तो उसको हम बोल देंगे सपोज P, ओके. तो दिस पॉइंट इज डिनोटेड बाय P, which is taken as a reference for the measuring the distances on the screen. तो स्क्रीन के ऊपर डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए हम ये पॉइंट P जो है वो रेफरेंस में लेंगे. This P will be considered as a origin, okay, and the y-axis will be considered to be a line, vertical line passing through this point P here, and x-axis will be nothing but the horizontal line which is passing through this P here, okay. So this is the point P which is taken as origin, no doubt. And at the same time, अभी देखो यहाँ से यहाँ पे जो waves है, ये देखो, the waves which are starting from A point, तो A से निकलने वाले जो waves है वो सीधा जाके जो P के ऊपर आके मिलेंगे, सपोज यहाँ पे आके मिलेंगे, और B से जो waves निकलेंगे तो वो अगर सपोज सीधा जाके इस पॉइंट P के ऊपर अगर आके मिलते हैं इस तरह से, ठीक है. So these two waves are going to interfere with each other, right? So these two waves are going to interfere at point P here. They may interfere constructively at point P just because उसका reason यही है actually कि देखो ठीक से, yes. Just forget about it. Okay, so A इस पॉइंट सोर्स में से, ये A और B मतलब क्या है समझा ठीक से, दे आर द सोर्सेस ऑफ लाइट, ओके. लाइट के सोर्सेस है वो, तो A में से निकलने वाला जो रेज है तो वो सीधा जाके अगर सपोज पॉइंट P के ऊपर अगर जाके इंसिडेंट होता है इस तरह से, और B में से निकलने वाले जो वेव्स है तो वो सीधा जाके P पॉइंट पे इंसिडेंट होते हैं. सो द वेव्स इमिटेड बाय A एंड B विल हैव टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस. तो देखो यहाँ पे AP और ये BP, ये टोटल डिस्टेंस सेम ही होने वाला है, और सेम डिस्टेंस होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे अगर सपोज जितने भी वेव्स बैठ जाते हैं तो उतने ही वेव्स इधर BP के अंदर भी बैठेंगे जरूर,
और उसकी वजह से पी पे जाके इंसिडेंट होने वाले जो वेव्स है तो वो एक्चुअली कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे, कंस्ट्रक्टिवली, बिकॉज देयर विल बी अ फेज डिफरेंस ऑफ 0 between them, and that's why they will interfere constructively, and there will be a bright point formed here at point P here. Okay, तो इस point P पे क्या होगा, bright band form होगा, no doubt. But as soon as we consider the another point that is suppose somewhat at a distance from point P here, तो यहाँ पे P point पे, P से थोड़ा अलग point पे अगर हम कोई point consider करते हैं, just like suppose Q1, suppose okay Q1, तो इस Q1 point पे आके मिलने वाले जो waves है तो A में से निकल के जो Q1 के ऊपर आके मिलेंगे और B में से निकलने वाले जो वेव्स है जो इस Q1 पॉइंट पे आके मिलेंगे, तो इन दोनों के बीच में थोड़ा फेज डिफरेंस होगा जरूर। अगर हो सकता है कि ए पॉइंट से निकलने वाले जो वेव्स है तो वो जब यहाँ पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे ट्रफ मिल जाए, जबकि बी पॉइंट में से निकलने वाले जो वेव्स है उनकी वजह से यहाँ पे क्रस्ट मिल जाए। तो हो सकता है यहाँ पे तो क्रस्ट एंड ट्रफ जस्ट मीट विथ ईच अदर, एंड दैट्स व्हाई दे विल जस्ट इंटरफेयर destructively with each other, and that's why a dark band will be produced at this point here. So this Q will be of dark band, so यहाँ पे dark band तैयार हो गया, जबकि यहाँ पे A B point पे क्या हो रहा है, bright point तैयार हो रहा है, bright point, no doubt. So we can just say show this bright point in this way. तो ये जो है ये हमारा dark bright point है, bright, जो कि P पे फॉर्म हो गया, बट अभी Q1 पे क्या हो रहा है, डार्क बैंड तैयार हो गया। ठीक है, अभी उसके बाद क्या होगा, जरूर आगे थोड़ा अगर और डिस्टेंस आगे जाएंगे, सपोज यहाँ पे Q2 पे अगर देखेंगे ठीक से, Q2 पे, दिस इज सपोज Q2, सो एट दिस पॉइंट इवन A में से निकलने वाले जो वेव्स है वो जब यहाँ पे Q2 पे जाके मिलेंगे इस तरह से, और B में से निकलने वाले जो वेव्स है वो जब Q2 पे जाके मिलेंगे तो इन दोनों के बीच में फिर से ज्यादा फेज डिफरेंस होगा। हो सकता है कि यहाँ पे जो A में से निकलने वाले वेव्स की वजह से यहाँ पे कुछ क्रस्ट, और B में से निकलने वाले वेव्स की वजह से क्रस्ट यहाँ पे आके मिल जाए, जिसकी वजह से वापस ब्राइट बैंड फॉर्म होगा Q2 पे। समझ सकते हो ठीक से, अगेन देयर विल बी अ ब्राइट बैंड फ्रॉम दैट पॉइंट Q2 हियर, नो डाउट। बट अगेन इफ यू जस्ट कंसिडर दिस Q3 which is just at the above this Q2 here, तो इस Q2 के भी ऊपर अगर हम देखेंगे सपोज यहाँ पे Q3 पे, तो यहाँ पे हो सकता है कि इसमें से A में से निकलने वाले जो वेव्स है तो वो जब यहाँ पे जाके मिलेंगे और B में से निकलने वाले जो वेव्स है वहाँ पे जाके मिलेंगे, तो उनके बीच में फिर से ज्यादा पाथ डिफरेंस होगा। हो सकता है कि यहाँ पे A में से निकलने वाले वेव्स का ट्रफ और B में से निकलने वाले वेव्स का क्रस्ट यहाँ पे मिल जाए, जिसकी वजह से वहाँ पे डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस करेंगे, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने की वजह से वहाँ पे डार्क बैंड फॉर्म होगा फिर से। And in the same way, we can just get another point Q4 here, which will be like this, still above the point P here, Q here. And at this point, actually, when the waves will reach at this point Q4 from A and B, maybe that they will interfere constructively because trough incidents on the trough and crust incidents on the crust, so that we can just get a bright point, a bright band once again formed at this point Q4 here. Okay, is Q4 Q पर फिर से हमको bright band मिल गया, no doubt. So we can just clearly see here that the alternate dark and bright bands are going to be formed at this different points like this here. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आराम से कि ये alternate dark and bright bands यहाँ पे फॉर्म होते जा रहे हैं। So this formation of alternate dark and bright bands here is actually called as the interference pattern. Remember, even we can just see the same thing in this opposite side also. यहाँ पे opposite side में भी हम वही बात देख सकते हैं आराम से, ये हमारा bright band हो गया, यहाँ पे suppose dark band, फिर से bright band and फिर से dark band and so on like that. So this whole screen will just be full of bright and dark bands in this way. But in this case we have to find out the bandwidth here. Bandwidth मतलब क्या है कि यहाँ पे इन दो ब्राइट बैंड्स के बीच में जो डिस्टेंस है, ये देखो ये ब्राइट बैंड है और ये एक ब्राइट बैंड है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं bandwidth, which is denoted by beta, or we can just denote it by x, capital X, no doubt. So accordingly this will be the distance between two bright bands, successive bright bands or dark bands also. तो देखो यहाँ पे ये डार्क बैंड है और ये डार्क बैंड है, इन दोनों डार्क बैंड्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको भी हम क्या बोलेंगे, it is called as the bandwidth, remember.
bandwidth, which is nothing but the distance between any two bright or dark bands, no doubt. So in this way, this is the bandwidth, and this bandwidth is always denoted by either x or sometimes beta. अभी जैसे तुम्हारे स्टेट बोर्ड का अगर बात करते हैं तो स्टेट बोर्ड में तुम्हारा बैंडविड्थ कैपिटल एक्स से डिनोट किया हुआ है, बट अगर सीबीएसई बोर्ड की बात करते हैं तो बैंडविड्थ just b stands for beta, and that's why it is denoted by beta here in this way. Okay, so in this way the bandwidth is denoted by beta in this CBSE board. Okay, but in general we have to find out the expression for this beta here, your bandwidth x here. So how will you find out the expression for bandwidth in this case? So उसके लिए हम एक simple सा situation consider करेंगे. The string is denoted here, screen is expressed here, and we'll consider any particular point q here. Okay, ये q point हम यहाँ पे consider करेंगे जो कि p से एक थोड़ा distance पे होगा. उस distance को भी हम बोल देंगे suppose x. Okay, x बोल सकते हैं या y भी बोल सकते हैं, no problem. तो x इतने distance पे suppose ये point q है from p. So the waves emitted from the point A and point B will just reach at point Q here. So we can just draw the waves like this. So the waves which are emitted by the A okay, and point P Q यहाँ पे मिलने वाले हैं waves. B में से निकलने वाले जो waves है वो भी सीधा जाके Q पे suppose मिलेंगे. Okay, इस तरह से. तो अभी AP is the path of the waves emitted by A traveled, and BP is going to be the path traveled by the waves emitted by B here. So the path difference we can see here. What is the path difference here? We can just note here that the path difference is going to be BP minus AP. Okay, so ये path difference हो गया. We want to find out this path difference because we already seen it in the last lecture that whenever path difference is equal to n lambda, then we have that constructive interference is formed. And if the path difference is going to be n minus half into lambda, then there is a destructive interference obtained here. So yes, sorry. So basically we have to find out the expression for this path difference so that we can just equate it with n lambda so as to get the bright band, location of bright band, and here with n minus half lambda so as to get the destructive मतलब dark band. Okay, तो इसके पहले हमको path difference निकालना पड़ेगा. So how we can find out the path difference? Let us see. तो उसके लिए एक 4 मार्क का डेरिवेशन हमको यहाँ पे करना है. ठीक है, so this derivation will be here. तो उसके अंदर हमको सबसे पहले क्या करना है, कंसिडरेशन पार्ट जो है उसका ये रहने वाला है कि the different distance between the two sources or two light sources here is going to be small d here. Okay, ये जो small d हमको दिख रहा है वो actually उन दोनों sources के बीच में का distance है. Okay, and wavelength of light here used here is going to be lambda. Okay, lambda इतने wavelength का light हम emit कर रहे हैं इस point A और B से. Okay, और तीसरी बात हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि the distance between the sources and this screen here is going to be capital D. Okay, ये कैपिटल D डिस्टेंस है सोर्स और स्क्रीन के बीच में का, याद रखो ठीक से. और फिर जो डिस्टेंस जो है, दिस डिस्टेंस कैपिटल X स्मॉल x इज गोइंग टू बी द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P एंड Q. तो Q जो है वो यहाँ पे P से X इतने डिस्टेंस पे है. यहाँ पे एक बात याद रखो कि X is going to be a variable. Remember, as this X goes on increasing, the point Q will be just at this point or this point at this point or near this point here. So as this X goes on decreasing, the point Q will just be close to the point P here. And if this X is increasing, then this point Q will just move away from the point P here. Even this X can be positive for all the points which are above the P, and it will be negative for all the points which are below this P here. जैसे यहाँ पे नीचे भी points रहेंगे बहुत सारे, तो उन सभी points के लिए X का value क्या होगा, नेगेटिव होगा, no doubt. And now suppose that we consider एक कंस्ट्रक्शन हमको ड्रॉ करना है. यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन जो कि यहाँ से हमको परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने हैं स्क्रीन के ऊपर. अच्छा, ऐसा करते हैं, स्क्रीन को थोड़ा हम
हाँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं। ए से एक सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉप करो इधर स्क्रीन के ऊपर, जो सीधा जाके मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और बी से भी एक परपेंडिकुलर सीधा ड्रॉ करो जो स्क्रीन पे जाके मिलेगा इस तरह से यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो चलो पी है, इसको हम बोल देंगे एम, ठीक है। दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड एज एम, दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड एज एन, एंड ये तो क्यू ऑलरेडी है ही ऑलरेडी, ठीक है। सो नाउ वी हैव दिस, इफ वी जस्ट जॉइन ऑल दिस 4 पॉइंट्स हियर, तो इसमें से ये Q है, ये M है, ये P है और ये N है, ठीक है। तो अभी इसमें देखो ठीक से, ये जो डिस्टेंस है, इफ यू जस्ट डिवाइड दिस टोटल D इन 2 पार्ट्स, then 2 equal parts, because this O is going to be the midpoint, right? So midpoint का डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे बनेगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, तो वो हमारा बनेगा D/2, करेक्ट है। So it will be D/2, no doubt. And here this distance will also be equal to D/2, no doubt. तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है यहाँ पे, तो वो भी एक्चुअली D/2 के बराबर ही रहेगा, बिल्कुल D/2, where D is going to be the distance between the two sources, no doubt. तो ये बन गया D/2. yes. अभी एक बात चेक कर सकते हो आराम से कि अगर ये ट्रायंगल के अंदर अगर देखते हो, कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, ए, ये देखो AMQ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बराबर। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम जरूर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं आराम से, राइट। सो इफ यू जस्ट यूज द पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्रायंगल AMQ, then what we get here is, just we'll shift this diagram slightly so that we can have the room. Now we can just talk about in the triangle AMQ, okay, AMQ, using the Pythagoras theorem, what can we say is, ये देखो इसमें इस ट्रायंगल के अंदर अगर देखते हो ठीक से, तो ये जो AQ है, this AQ is going to be the hypotenuse, and AM is going to be the base, and MQ is going to be the height, correct है। So using this Pythagoras theorem, we can just say that this AQ square is going to be actually equal to AM square plus, here it is MQ square, correct है, yes. And then AQ square, sorry, part difference is not AP minus BP, actually it is, ये पार्ट डिफरेंस देखो कितना है, क्योंकि पार्ट डिफरेंस अगर हमको निकालना है तो ये AQ और BQ इन दोनों के बीच में का डिफरेंस हमको निकालना पड़ेगा कि नहीं। तो इसलिए पार्ट डिफरेंस कितना है एक्चुअली, BQ माइनस AQ के बराबर है, दैट इज द पार्ट डिफरेंस एक्चुअली। और जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट, विल जस्ट सी इन द लेटर। ये पार्ट डिफरेंस हम यहाँ पे लिख के कोई फायदा नहीं है वैसे भी, वो हम बाद में हमको मिल जाएगा वो, चलो ठीक है। तो यहाँ पे हमको मिल रहा है कि AQ square is actually going to be equal to AM square. What is AM square? If we just see carefully, then this AM is going to be same as capital D, right? Which is the distance between the slit and screen, right? तो इसलिए यहाँ पे जो source और screen के बीच में का जो distance है वो बनता है D here. So that's why D square will be there here. And what about MQ is? तो अब यहाँ पे देखो MQ कितना है? If you just see carefully, this MQ happens to be actually this whole X minus D/2. जस्ट चेक, ये D/2 है तो ये भी D/2 होगा जरूर। तो इसलिए इस पूरे X में से, ये पूरे डिस्टेंस में से अगर इतना छोटा डिस्टेंस अगर माइनस कर दो तो मिलेगा कि नहीं इतना डिस्टेंस। तो इसलिए MQ किसके बराबर होने वाला है, ये टोटल PQ माइनस ये आधा डिस्टेंस D/2 के बराबर जो है। तो इसलिए MQ के बदले हमको रिप्लेस करना होगा X minus D/2 simply, and this whole square kept as it is, and we have to give this as equation number 1 here, okay. And in the same way we can just apply the Pythagoras theorem in the second triangle here, that is BNQ here, just we can see BNQ, देख रहे हैं, इसके ऊपर भी हमको Pythagoras theorem अप्लाई करना है, yes. So that we can just see that in the triangle BNQ we can get that BQ is going to be the hypotenuse actually, which has to be equal to BM square plus BQ square, correct है।
sorry, bn square प्लस nq स्क्वायर, करेक्ट है? तो ये हमको मिलने वाला है यहाँ पे. बट एज वी कैन सी हियर, bq स्क्वायर इज जस्ट केप्ट एज इट इज. Yes, so bq square is just kept as it is. And here bn, if we just see carefully, then this bn also happens to be same as capital D, right? And that's why we can just get this replaced by capital D. So it becomes D square here. And what is else is nq square. What is nq here? If you just carefully see, then nq. तो ये जो nq है, ये nq actually ये x प्लस डी बाई टू के बराबर है, दिख रहा है? तो x ये डी बाई टू और ये x, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तब जाके हमको nq मिलने वाला. तो इसलिए nq हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय x प्लस डी बाई टू. सो दिस इज x प्लस डी बाई टू एंड उसका स्क्वायर. And this is actually going to be equation number 2 here, we can see. And now we have to just subtract these equations 2 and 1. Let us subtract equation 2 minus equation 1. Okay, just wait here. Yes, sorry. So basically this is the equation number 2 minus equation number 1. If you just subtract this, you can get this. अब देखो ये bq स्क्वायर में से ये aq स्क्वायर पहले माइनस हो जाएगा, तो हमारा LHS क्या मिलेगा हमको? तो वो मिलेगा bq स्क्वायर माइनस aq स्क्वायर. ओके, दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये जो पूरा है, सॉरी, ये जो पूरा है ये यहाँ पे आएगा पहले, और उसमें से ये माइनस करना पड़ेगा हमको ये वाला पूरा टर्म, राइट? तो इसलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस विल बी एक्चुअली डी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, करेक्ट है? दिस इज एक्स प्लस डी बाई टू द होल स्क्वायर. ओके, दिस इज इन वन ब्रैकेट एंड माइनस द इक्वेशन 1 का जो LHS है, RHS है, ये हमको यहाँ पे रखना है, जो कि डी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर ऐसा मिल रहा है. ओके, तो ये बन गया हमारा RHS. अभी इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे ना और आगे, तो हमको मिलता है bq स्क्वायर माइनस aq स्क्वायर, विच इज एक्चुअली गोइंग टू बी इक्वल टू, अभी इसको ओपन करो ब्रैकेट को, तो हमको मिलेगा डी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर kept as it is, minus here it is d square as it is, and this minus sign will just get distributed and will become negative, and hence it becomes x minus d by 2 ka bhi whole square as it is again. So this d square will just get cancelled, and what we are left with is, अच्छा यहाँ पे bq square minus aq square को हम a square minus b square का फॉर्मूला यूज करके bq minus aq into bq plus aq ऐसा लिख सकते हैं आराम से, बिल्कुल. और एट द सेम टाइम यहाँ पे भी x माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर अगर एक्सपांड करेंगे तो हमको मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू डी बाई टू प्लस ये बी स्क्वायर, मतलब डी स्क्वायर बाय 4, करेक्ट है? ये फर्स्ट ब्रैकेट में हमको मिल गया. और सेकेंड ब्रैकेट में अगर देखेंगे ठीक से, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर यूज करेंगे फॉर्मूला फिर से, तो हमको मिलेगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू डी बाई टू plus d square by 4 again. Okay, so this is the bracket opened according to the formula for a minus b the whole square, no doubt. Now we can just see here that this bq minus aq is going into bq plus aq is going to be actually equal to here, if we just open these brackets, यहाँ पे 2 2 तो चलो कैंसिल हो जाएगा, no doubt. इधर भी 2 2 कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल, और यहाँ पे हमको बचेगा एक्स स्क्वायर plus xd plus d square by 4, correct है? This is d square by 4, and here it is minus, it is x square minus of minus plus xd, and it will be minus of d square by 4 once again in this way, so that here we can just get x square cancelled, d square by 4 also will just get cancelled from both sides,
and what we are left with is simply bq minus aq into bq plus aq to be simply equal to xd plus xd, which is going to be 2 times of xd, correct? So it will be 2 times of xd in this way. And if we just transfer this bq plus aq in the denominator there, in the other side, then we can be able to get that bq minus aq, which is left inside in the right side, sorry, left side, which is going to be equal to this 2 times of x into d kept as it is into denominator में क्या आएगा उसके नीचे upon bq plus aq, correct है? Yes. But now yes, we can see that here that if we consider this bq and aq as well, तो ये aq हो गया या ये bq हो गया, तो ये दोनों जो है वो एक्चुअली d के ही बराबर है, ऑलमोस्ट d के बराबर है, क्योंकि देखो ये जो सोर्सेस के बीच में का जो डिस्टेंस होता है, ये दोनों सोर्सेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है ऑलमोस्ट 3 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर के आसपास, ओके। और अगर बात की जाए द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन के बीच में, तो मतलब स्क्रीन जो है वो इतना दूर होता है जिसका डिस्टेंस होता है यहाँ से ऑलमोस्ट 200 सेंटीमीटर। तो सोचो 200 सेंटीमीटर मतलब कितना हो गया, ये 3 मिलीमीटर, मतलब उसके सामने कुछ भी नहीं है कि नहीं? तो इसलिए इसमें से जो वेव्स निकलेंगे वो जब इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म करेंगे तो द होल इंटरफेरेंस पैटर्न इज आल्सो जस्ट गेट फिटेड इनटू 10 सेंटीमीटर ओनली, और जस्ट लाइक दैट 10 सेंटीमीटर हो गया या 8 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ऐसे डिस्टेंस के अंदर वो बैठ जाता है। तो सोचो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में है, ये डिस्टेंस तो बिल्कुल मिलीमीटर में है, और यही डिस्टेंस सबसे ज्यादा है कि नहीं? तो इसकी वजह से ये डिस्टेंस इतना ज्यादा होने की वजह से मतलब स्क्रीन जो है वो स्लिट से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो उसकी वजह से ये डाइवर्जन ज्यादा नहीं होने वाला है। तो डाइवर्जन इज नॉट गोइंग टू बी वेरी लार्ज, एंड दैट्स व्हाई वी कैन जस्ट से दैट दिस BQ and AQ is going to be approximately same as capital D. So we can just say that this BQ plus AQ is going to be approximately equal to, इसको D plus D, मतलब उसको 2 times D बोल सकते हैं जरूर। Just wait, sorry. Okay. So basically this BQ plus AQ is actually going to be approximately equal to 2 times of D, and hence in the next step we can just be able to get that BQ minus AQ, which is nothing but the path difference, is going to be equal to 2 times of x into small d upon 2 times of capital D, so that here this 2 gets cancelled from numerator and denominator, and we can get this BQ minus AQ, that is the path difference, to be simply equal to x into small d upon capital D. This is actually the formula for path difference between the two waves when they meet at a screen at a point at a distance x from the center of the screen. Remember, तो सेंटर से x डिस्टेंस पे जो वेव्स आके मिलते हैं उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होता है? तो x इंटू डी अपॉन स्मॉल डी के बराबर, कैपिटल डी के बराबर हुआ करता है। यहाँ पे याद रखो ये x मतलब क्या है? पॉइंट Q का P से डिस्टेंस है, ठीक है? और स्मॉल d मतलब क्या है? इन दोनों सोर्सेस के बीच में का डिस्टेंस है। और कैपिटल D मतलब क्या है? स्लिट का सोर्सेस से डिस्टेंस है, ठीक है ना? तो ये जो दो सोर्सेस है वो दो सोर्सेस यहाँ पे स्क्रीन पे जाके जिस भी पॉइंट पे इंटरफेयर करेंगे तो वहां पे एक्स डी अपॉन कैपिटल डी इतना पाथ डिफरेंस क्रिएट करेंगे। और ये पाथ डिफरेंस जब जब लैम्बडा के मल्टीपल में बनेगा तब तब हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, मतलब ब्राइट पॉइंट मिलेगा। जबकि ये पाथ डिफरेंस जब जब n माइनस हाफ लैम्बडा के बराबर बनेगा तब हमको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले पॉइंट्स मिलेंगे। So what is the condition for getting the constructive interference, or we can say for bright band, we can say bright band कभी हमको मिलेगा? तो bright band के लिए condition ये होगा कि path difference must be equal to n times of lambda, as we already proved it in the last lecture. But path difference already has been found out from the last derivation to be simply equal to x into small d upon capital D, correct है? तो ये हमको पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला मिला है। अभी अभी जो हमने एक्सप्रेशन किया कि नहीं, उसमें देखो ठीक से इक्वेशन है
ये वाला हमको यूज करना है फॉर द पाथ डिफरेंस. दिस बी क्यू माइनस ए क्यू ओनली मीन्स पाथ डिफरेंस. इसको ही पाथ डिफरेंस बोला जाता है. तो दिस बी क्यू माइनस ए क्यू is nothing but path difference, and that happens to be actually x into small d upon capital D. So if you just use it here, then we can just be able to get that the condition for bright band will be that x into small d upon capital D should actually be equal to n times of lambda, remember, so that we can just be able to get that x is equal to n times lambda capital D upon small d. So this is actually the formula for finding the bright band, distance of bright band from the center, remember. So for example, distance of first bright band will be actually equal to lambda capital D upon small d, no doubt, on the screen. Again, the distance of second bright band we can find out to be equal to 2 times of lambda capital D upon small d. In the same way, distance of third bright band we can find out to be simply equal to 3 times of lambda into capital D upon small d, and so on up to, in general, the distance of nth bright band can be written to be equal to n lambda d upon small d. Remember, this is the general formula for distance of nth bright band from the center of screen. And if you want to find out the bandwidth, how can we get the bandwidth then? अभी bandwidth कैसे मिलेगा हमको? Bandwidth का मतलब क्या होता है? Bandwidth means the distance between any two bright bands. That means the first and second bright band, or second and third bright band, or third and fourth bright band, and or nth and n minus n plus 1th bright band, like this. कोई भी दो सक्सेसिव ब्राइट बैंड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं बैंडविड्थ, एंड इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय बीटा here. So if we just find out this, try to find out this beta here, then we can be able to get this as either x2 minus x1, or we can also work out x3 minus x2 like this, or in general we can just do anything, xn minus xn, xn minus 1 भी कर सकते हो, no problem. So if we just subtract this x2 and x1, what we get is, we can see x2 minus x1 करके देखो, तो 2 lambda capital D upon D minus single lambda capital D upon D. ये अगर हम करेंगे तो कितना मिलेगा हमको? Simply lambda capital D upon D. Okay, so in this way we have got this as a expression for bandwidth, which is lambda into capital D upon small d. This is the expression for bandwidth, remember. And in the same way we can just get for dark band also. So if we get dark band, तो dark band के लिए condition क्या होता है? Dark band का मतलब होता है the destructive interference, right? So destructive interference कभी हमको मिलेगा जब path difference n minus half into lambda के बराबर होगा, right? And path difference तो हमारे पास already ये मिला हुआ है, correct है? तो अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे तो हमको मिलेगा x into small d upon capital D to be simply equal to n minus half into lambda, so that we can just be able to get this x to be simply equal to n minus half into lambda into ये d जो है वो हमको ट्रांसफर करना है ऊपर इस तरफ वो साइड में, और ये स्मॉल d जो है वो हमको नीचे डालना है वो साइड में, so that we can get this lambda into capital D upon small d here in this way. So this is the expression for nth dark band, we can see. तो dark band का जो distance होता है center से, तो ये हमको मिलता है इस तरह से n minus half into lambda capital D upon small d, remember. And if we just see, then this x1, for example, the first dark band will be at a distance which is given by 1 minus half into lambda capital D upon small d in this way, which is going to be actually lambda capital D upon 2d here in this way. Then again the second dark band will be at a distance which is given by 2 minus half into lambda capital D upon small d, which has to be actually 3 by 2 lambda capital D upon small d. Okay, so 3 lambda d by capital 2d ऐसे हमको मिलेगा. In the same way we can get x3 also in this way. तो x3 कितना मिलेगा हमको? तो x3 मतलब थर्ड डार्क बैंड जो होता है, ये डार्क बैंड के लिए क्या फॉर्मूला है याद रखो इससे. तो यहाँ पे 3 माइनस हाफ इंटू लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी हम कर देंगे, जो कि हमको मिलेगा एक्चुअली 5 लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इन दिस वे.
and in the same way we can just get the bandwidth also in this case. तो bandwidth कितना मिलने वाला है हमको यहाँ पे? तो bandwidth मिलने के लिए हम यहाँ पे बीटा जो है वो x2 माइनस x1 कर सकते हैं, या तो x3 माइनस x2 भी कर सकते हैं, या x4 माइनस x3 भी कर सकते हैं. कोई भी दो सक्सेसिव बैंड्स, डार्क बैंड्स का डिस्टेंस निकाल सकते हैं आराम से. सो इफ यू जस्ट डू दिस, तो ये वाला जो वैल्यू है इसमें से हमको माइनस करना है ये वाला वैल्यू, करेक्ट है, जिससे हमको मिलता है 3 lambda capital D upon small d minus, here it is simply lambda capital D upon small d, which is going to be actually 2 lambda capital D upon 2d ना, नीचे 2d है भूलो मत, तो इसलिए यहाँ पे 2d आ जाएगा. So that this 2 gets cancelled and what we are left with is again lambda into capital D upon small d, which is same as this here, which is obtained here for a bright band. तो bright band के लिए जो distance हमको मिला था वही हमको यहाँ पे भी मिलने वाला है बिल्कुल. So in this way we can just get that the bandwidth is same for bright band as well as dark band. तो इससे और एक बात प्रूव होती है कि dark and bright bands are just alternately produced and they are equidistant from each other. मतलब एक dark band, सब देखो सेंटर में जो है वो ब्राइट बैंड होता है नो डाउट, उसके बाद x या बीटा डिस्टेंस पे पहला डार्क बैंड मिलता है, फिर उसके बाद x डिस्टेंस पे सॉरी दूसरा फर्स्ट ब्राइट बैंड हो गया B1, we can say this is the central bright band, we can say it will be B0. Okay, then again this will be dark band, we can call it as, this is called as D1 and this will be called as D2 here. Then again there will be a second bright band, so that will be B2 here, and in the same way B3 and D2 and same in the left side, नीचे भी वैसे ही होगा. तो देखो यहाँ पे नीचे सबसे पहले यहाँ पे आएगा D1 मतलब डार्क, फर्स्ट डार्क बैंड, then again there will be B1, that is the first bright band in the left other side, then again it will be D2, that is the second dark band in the other side. So you can see here that the distance between the central bright band and the first bright band is actually going to be beta, which is called as bandwidth. Even the first bright band and second bright band is also at the same distance that is given by beta, remember. And in the same way in the negative side also, यहाँ पे भी ये distance जो है वो beta बनने वाला है. But if we just see, then the distance between two dark bands, dark to dark distance जो है, ये first dark और ये second dark, इन दोनों के बीच में जो distance है वो भी beta रहने वाला है. That is called as bandwidth again. Even the distance between second dark and third dark is also going to be same, that is beta. Even the distance between this first dark and first dark on other side is also going to be beta in this way. Even this first dark and second dark is also going to be beta, that is bandwidth in this way. So this is the concept of bandwidth, and this is the formation of interference pattern on the screen here in this way. Okay, so this is the whole derivation which may be asked for 4 marks in exam. Okay, so this is the derivation we have just done today in this lecture. So इसके आगे का जो conditions है, conditions for forming the interference pattern, we will see in the next lecture next time. Okay, so I hope all of you have got all these things. If you have any doubt, you can just ask. Yes, no doubt. Okay, chalo, ठीक है. So let us stop here. Thank you all of you.